चर्चा का विषय रहेगा संधि, जो कि 9th और 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सिर्फ हम संधि को उतना ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोग जो हाईलाइटेड वर्ड्स जो मैं बताने जा रही हूँ उनको आप ध्यान से सुनेंगे और नोटबुक में नोट भी करेंगे। संधि, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, आप हेडिंग लगाएंगे संधि, उसके बाद आप लिखेंगे शाब्दिक अर्थ, उसका अर्थ क्या होता है। संधि हमने पढ़ा तो है, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ कोई बताएगा आप में से? लिख लीजिए, योग अथवा मेल। मेल क्या कहलाता है? संधि। जहां आगे हम परिभाषा में पढ़ेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ जो इस संधि शब्द का अर्थ है वो क्या है? योग अथवा मेल। अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है एमसीक्यूज में तो आपका आंसर ये रहेगा। उसके बाद संधि में मूल शब्द और मूल शब्द क्या है, तो ये संधि शब्द लिखा मैंने यहाँ, इसमें से धी तो मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है, ये आप लोग लिखते जाएंगे अपनी नोटबुक में, इंपॉर्टेंट चीजें ही है। धी तो इसका मूल शब्द है और सम क्या है, इसमें उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है, और धी क्या है? इसका मूल शब्द है। इससे शब्द बना है संधि। ये आप लोग लिख लो। अब इसका संधि जो शब्द होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है? कोई बताएगा आप में से? संधि का विलोम बताइए। विलोम शब्द जो आप पढ़ते हो, अगर आपके संधि पूछे तो उसका विलोम आप क्या बताओगे? हाँ, मैं बता देती हूँ आपको। संधि का विलोम है, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा विग्रह या मिलेगा विच्छेद। क्या मिलेगा? विच्छेद। संधि का अगर आप ऑप्शन में आप देखोगे, अगर आपके पास ऑप्शन में विग्रह आता है 4 में से, तो आप विग्रह पे टिक करेंगे, और अगर वहां विग्रह नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? अब वहां आएगा विच्छेद। कहीं भी आपको संधि का विलोम पूछा जाए, या तो विग्रह या विच्छेद, दोनों सही है। अगर 4 ऑप्शन में दोनों आ जाए तो विच्छेद होगा। ज्यादा 100% प्रायोरिटी विच्छेद को दी जाएगी। ये बेसिक चीजें हैं जो एक संधि शब्द से निकली है सिर्फ। अब हम पढ़ेंगे कि संधि क्या है। देखो, वैसे तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसको आप पहले पढ़ो, फिर उसके बाद में इस पर चर्चा करती हूँ। क्या लिखा है? दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को, विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन, यानी उसमें चेंज हो जाता है, उसको संधि कहते हैं। ये तो इसकी एक परिभाषा है, लेकिन आप इस परिभाषा से क्या समझे? वर्ण जानते हैं आप क्या होते हैं? बताइए। शब्द, और फिर शब्द अगर वर्ण है तो फिर वर्ण क्यों अलग से नाम लिखा? शब्द लिख देते, फिर वर्ण की कहां जरूरत आ गई? हाँ बताइए। देखो, वर्ण होते हैं जो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे मैं यहां लिख रही हूं, आपको मैं एक बार एक ब्लैंक पेज पे ही समझा देती हूँ। हाँ देखो, आपको नहीं पता कि वर्ण क्या होते हैं। अब आपको वर्ण नहीं पता तो आपने वहां संधि की डेफिनेशन में तो लिख दिया, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है वर्ण क्या है। वर्ण क्या होती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है।
के वर्ण होती है शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख रही हूं कमल। अब देखो यहां पर ये क म और ल इनसे मिलके बना है, तो क जो है ये वर्णमाला का वर्ण है, लेकिन इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? अब इसके टुकड़े नहीं कर सकती मैं, क्या कर सकती हूँ? ये आधा क हो गया, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? नहीं। तो क्या कहलाती है ये डेफिनेशन? क्या कह रही है? शब्द की सबसे छोटी इकाई, ये शब्द है आपके सामने, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? जिसके टुकड़े अब और टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये वर्ण है, आधा क, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? तो कोई सा भी वर्ण आप ले लीजिए, वो जिसमें आप जो वर्ण होता है वो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनता है ना? लेकिन हम उसमें से व्यंजन हटा देते हैं, स्वर ही वो अगर होता है तो अब ये व्यंजन में से स्वर हटा देते हैं, क्योंकि मात्राएं किसकी होती है? स्वर की ही होती है। कितनी मात्राएं होती है टोटल? मात्राएं कितनी होती है? ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। मात्राएं होती है 10, एक ही कोई मात्रा नहीं होती। स्वर टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिसमें एक ही कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्राएं कितनी हो गई? 10 मात्राएं होती है। तो जब हम व्यंजन में से स्वर को हटा देते हैं, क्योंकि स्वर तो अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ होता, लेकिन व्यंजन में क्या मिला होता है? स्वर मिला होता है। अब इसमें से मैंने स्वर को हटा दिया, तो ये क्या बन गया है? वर्ण बन गया है, और जो सबसे छोटी इकाई है इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी परिभाषा पर। अब ये परिभाषा हमें कह रही है दो वर्ण मिलेंगे या ध्वनियों के। देखो वर्ण क्या होती है? जो हम लिखते हैं, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, साउंड। जैसे कोई गाय बोल रही है, वो आवाज लगा रही है, कुत्ता भौंक रहा है, अब उसकी आवाज हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमें एक साउंड सुनाई दे रहा है, तो वो जो है वो तो ध्वनि है, साउंड है। लेकिन यहाँ जो लिखित इकाई है वो क्या है? सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और अगर आपको पूछे क्वेश्चन की उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो ध्वनि होगी, लेकिन यहाँ हमको लिखित भाषा में हम पढ़ रहे हैं, तो वर्ण हो गया, उसके संयोग से दोनों मिलेंगे और उससे क्या होगा? परिवर्तन होगा। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखना, ये डेफिनेशन इसके थ्रू देखना। यहाँ पर शब्द क्या दिया हुआ है? सुरेंद्र। अब यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कर दिया, कैसे? सुर धन इंद्र। अब ये देखो, ये रे और ये ई मिलके क्या बन रहा है? रे बन रहा है। ये संधि की वजह से हो रहा है। संधि की वजह से ये पहले शब्द जो होगा उसका अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों मिलके दोनों प्लस होंगे, और फिर इनमें परिवर्तन होगा कि ए और ई मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। र में से ए निकालेंगे हम, क्योंकि इसमें ए मौजूद है ना, तो इसमें से ए निकाला और इसमें क्या है? ई है, तो ए और ई मिलके क्या बन रहा है? ए बन रहा है। इसको कहते हैं संधि। ये परिभाषा में ये कह रही है, ये है संधि। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर शब्द में आप संधि ढूंढने लग जाओ, हर शब्द में संधि नहीं होती है, नियम होंगे इसके कुछ, वो है। तो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी परिभाषा, संधि किसे कहते हैं, ये आपको पता होना
होनी चाहिए सब बच्चों को। डेफिनेशन लिख ली सबने? ये सिर्फ इतनी लिखनी है आपको, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद है संधि और संयोग में अंतर, जो लिखने योग्य है आपके, इंपॉर्टेंट है कि संयोग क्या है और संधि क्या है। तो अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो संधि में तो क्या होता है, क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। लेकिन संयोग होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वर्ड ऐसे के ऐसे ही जुड़ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लो, कुशासन। यहां पर मैंने लिखा धन शासन, इसका मतलब है कि बुरा शासन, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कु ऐसा का ऐसा है, शासन ऐसा का ऐसा है, ये दोनों मिलके शब्द क्या बन गए? कुशासन। ये क्या कहलाया? संयोग। ये संयोग है, नहीं हुआ ना, इसीलिए तो मैंने कहा कि इसमें परिवर्तन होता है संधि में। संयोग में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन देखो, इसी शब्द को मैं लेती हूँ यहाँ पर, सॉरी, अब देखो यहां पर है, इसमें से क्या निकाले हम? अ, और इसमें से आ, और आ मिलके क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। परिवर्तन हो गया, देखो वही शब्द है और उसमें परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन, इससे शब्द अलग बन गया। कुश और आसन, आसन तो आप जानते ही हो, बैठने का पायदान जो होता है उसको आसन कहते हैं। और कुशा का बना हुआ, यानी कि वो जो घास होती है उससे बना हुआ आसन को क्या कहते हैं? कुशा का आसन। उसके लिए मैंने मिला के बना दिया तो कुशासन बन गया। कुशा का आसन, कुश एक तरह से वो जो डाब होती है ना, घास, वो उसको कहते हैं। उससे एक आसन बनाया जाता है ऋषि मुनियों के आश्रम में, आपने देखा हो तो, या रामायण महाभारत में देखा हो तो, पहले वो लोग इनसे ही आसन बनाया करते थे, इनके लिए वो शुद्ध होते थे, इसलिए उसके लिए ये शब्द बना। तो यहाँ पर परिवर्तन हो गया, इट मीन्स ये संधि है। यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ, ये क्या है? संयोग है। आप इसकी परिभाषा लिख लो। संयोग के अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपके सामने एग्जाम्पल दिया मैंने, आप लिख सकते हो। परंतु संधि में उच्चारण के नियमानुसार दो वर्णों के मेल से उनकी जगह कोई तीसरा भिन्न वर्ण हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जो मैंने आपको जितना सटीक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि इस बार थोड़ा एग्जाम के पैटर्न में चेंज हो गया है। आप लोग लिखते रहो, चेंज हो गया, उसमें 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए वहां पर आपसे पूछा जा सकता है संधि और संयोग में क्या अंतर है। 1 नंबर का होगा, आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी। आगे बढ़े, बस इतना ही पता होना चाहिए आपको कि संधि में तो क्या होता है? विकार होता है, और जबकि संयोग में वर्णों का मेल होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे, अब संधि के यहाँ तक 2 क्वेश्चन अपने तैयार हो गए बोर्ड के लिए। उसके बाद है संधि के भेद। आपको हेडिंग क्या लगानी है? संधि के भेद। यहाँ संधि 3 प्रकार की होती है। आप लोग लिख सकते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसको फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं हम। अब
स्वर संधि, दूसरी होगी व्यंजन संधि, और तीसरी होगी विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये तीन प्रकार की संधियां होती है, जिसमें ये दो संधियां हैं, इनके कोई भेद नहीं होते हैं, इनके उपभेद नहीं होते हैं, बस ये एक स्वर संधि है जिसके उपभेद होते हैं। तो आप लिख लेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद, अब उन 5 भेदों के नाम लिख लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही भेद होते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब इनमें इनके 5 भेद लिख लो, आप नाम लिख लो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद है यण संधि, और उसके बाद है अयादि संधि। ये आपके 5 भेद है इसके। ये 5 भेद है जिनको आप लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि मेन एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि संधि के कितने भेद हैं। आंसर आपके पास आ गया। कितने भेद है? 3 भेद हो गए। कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो आपके सामने है स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब है स्वर संधि के उपभेद बताइए। रोहित बताएगा। रोहित, आप खड़े हो जाओ और स्वर संधि के उपभेदों के नाम बताओ। हाँ, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब उनके नाम बताओ। दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। अब आप मुझे ये बताइए कि संधि और संयोग में क्या अंतर है। संधि में परिवर्तन होता है, संयोग में उदाहरण दीजिए। जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया था, शासन। ये क्या हुआ? ये क्या है, संधि है या संयोग है? संयोग है। को धन शासन संयोग है, ठीक है। और संधि, और आपने संधि कुछ प्लस आसन, तो कुछ आसन हो गया। ये क्या है? ये संधि। संधि है, वेरी गुड। बैठिए। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, लेकिन उससे पहले कि अभी लास्ट ईयर के बोर्ड, इससे लास्ट ईयर से मतलब 2023 की बात है, उसमें एक क्वेश्चन आ गया था कि यण संधि किसे कहते हैं। या आपके क्वेश्चन तो देखो कैसे भी आ सकता है, तो हमें 100% अगर संधि को समझना है तो हम इनके डेफिनेशंस भी याद करेंगे, परिभाषाएं जरूरी है। तो सबसे पहले स्वर संधि किसे कहते हैं। वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है स्वर संधि किसे कहते हैं। किसी को कोई आइडिया है तो बताए। वेदांश, आप बताइए। संधि क्या? देखो, दो स्वरों से उत्पन्न विकार को या परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि। जहां मैंने क्या बोला? दो स्वरों से। हाँ, बैठिए। आप लोग
इसकी क्या परिभाषा है स्वर संधि की? दो स्वरों से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहते हैं। देखो ये क्या कहना चाह रही है परिभाषा, इसको देखो, इसी से आपकी सारी स्वर संधि क्लियर होगी। यहाँ पर किससे मेल, किसका मेल होगा? सिर्फ स्वरों का। स्वर कितने होते हैं पहले ये भी बता दूं, क्योंकि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं और ये मतलब व्यंजन और स्वर नहीं जानते, भूल गए क्योंकि बड़े हो गए। तो स्वर देख लो, स्वर कितने होते हैं? अभी मैंने बताया था कितने होते हैं? अरे स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से हैं? गिनो इनको। कितने हो गए? कितने हैं? और मैंने यहाँ क्या बताए? हो गए ना? फिर अभी ये ट्रेन दौड़े जा रही है नॉन स्टॉप। अंग और अह जो है वो स्वर में नहीं आते हैं, ये दोनों, ये अयोग वाले हैं जिनका इनमें योग नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण कितने होते हैं तो आप कितने बताओगे? 44 होते हैं, है ना? 11 तो हो गए स्वर और 33 हो गए व्यंजन, ये हो गए वर्ण। लेकिन आपसे पूछा जाए कि देवनागरी लिपि में कितने वर्ण, वर्णमाला जो वर्णमाला होती है उसमें कितने वर्ण होते हैं, तो टोटल वर्ण कितने होते हैं? वैसे 52 होता है, 52। अभी आपके ये टॉपिक का विषय नहीं है इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इतना है कि इन वर्णों के अलावा इस स्वर संधि में किसी का यूज नहीं होगा, दोनों में मेल होगा। इस स्वर संधि में सिर्फ दो स्वरों के मेल का मेल होगा, चाहे वो इसका मेल हो, चाहे इसका मेल हो, इसका हो, मेल कोई सा भी हो, लेकिन दोनों तरफ क्या होंगे? स्वर ही होंगे, व्यंजन नहीं होंगे। समझ में आ रहा है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि इसकी परिभाषा क्या है। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है, एक बेसिक नॉलेज, कि आप भूल गए होंगे स्वर को कि कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले दीर्घ संधि की। स्वर संधि आ गई। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। लगा लीजिए, पहला स्वर संधि के 5 भेद, हाँ पार्ट है ये स्वर संधि के, और यही इंपॉर्टेंट है। वहां क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? शब्द दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया, भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन में आ गया, दीर्घ, गुण, यण, अयादि। अब आपको बताना है कौन सी संधि है, बताइए। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यह पूछा जा सकता है कि यण संधि का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको दे देंगे उसमें कि बताइए यण संधि का उदाहरण कौन सा है। अगर आपको नियम पता होंगे तो आप देख लेंगे, अगर नियम ही नहीं पता होंगे तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शब्दों को रटा नहीं जा सकता है, शब्द तो कोई सा भी आ सकता है। नियम पे जाना, नियम अगर याद हो गए तो आपको याद हो जाएगा। स्वर संधि की बस एक परिभाषा याद कर लो, सॉरी दीर्घ संधि की, जिसमें हाँ क्या होगी? अब ये इसमें इस तरह से दे दिया है थोड़ा सा, लेकिन आपको आप ये मत लिखो, मैं लिखवा रही हूँ आपको, वो लिखो आप इजी सा, आपको इजी कर देती हूँ उसकी परिभाषा थोड़ी। लिखो 2
ये वाली लिख लो, दो समान स्वरों ये आप परिभाषा लिख लो। दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है? दो समान स्वरों के मेल को, ध्यान रहे वो समान होने चाहिए, दो समान स्वर मिलेंगे उसके मेल को क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा इतनी काफी है। अब इसके बाद में आप एक फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल में जाएंगे। इसके नीचे ये मैंने डेफिनेशन लिखवाई, लिख ली सबने? अब इसके बाद आप एक बॉक्स बना लीजिए ऐसे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि दीर्घ संधि को सिर्फ ये इतनी सी है जिसमें आप पहचान जाओगे। कोई सा भी एग्जाम्पल आए उसमें दीर्घ संधि होगी। इधर ए आ हो और इधर भी क्या हो? ए आ हो, क्या बनेगा? आ ही बनेगा, आ बनेगा। इधर ई हो, इधर भी ई हो, तो क्या बनेगा? ई बनेगा बड़ा वाला। इधर ऊ हो, इधर भी ऊ हो, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। और वैसे इसके एग्जाम्पल आते नहीं है, लेकिन लिख लो कि इधर री हो तो दोनों तरफ, सॉरी, मतलब कहने का मतलब है कि इधर भी री हो और इधर भी री हो तो क्या बनेगा? ये री बनेगा। इस तरह से जो री बनाते हैं ना आप लोग, देखो दोबारा तुम्हारे सामने बना के दिखाती हूँ। ये जो री बनाते हो ऐसे, उसके नीचे एक और री लगा, ऐसे लगाते हो। आपको पता है जैसे मैं ऐसे लिखती हूँ, मान लो एक शब्द लिखूं ऐसे, तो ये किसकी मात्रा है? ये किसकी मात्रा लगाई है मैंने? री से ऋषि की, है ना? ये री से ऋषि की मात्रा होती है। हाँ, तो ये फॉर्मूला है, बस ये पूरी दीर्घ संधि है आपके सामने। हाँ बिल्कुल, ये आप नोट कर लीजिए। इसी से पूरी दीर्घ संधि इसी में कवर हो गई बस। अब इसके एग्जाम्पल्स हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।